नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कोऑपरेशन, जो कि बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर का कल पेपर है। क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको कवर किया। तो इस वीडियो पर आप लोग एंड तक ज़रूर बने रहना क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली आप सभी के लिए। एक और जानकारी, बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए। कंटिन्यू करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सहकारी समितियों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मुख्य दो भागों में बांटा गया है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज और कोऑपरेटिव नॉन क्रेडिट सोसाइटीज। फिर इसके बाद बात करी जाएगी यहाँ पे जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज है, पहला पार्ट, और दूसरा है नॉन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। तो इसको मुख्य दो भागों में बांटा गया, नंबर 1 कृषि, नंबर 2 गैर कृषि। ठीक है। कृषि के 3 पार्ट हैं, प्राइमरी, केंद्रीय और राज्य स्तर। गैर में क्या क्या आता है, शहरी बैंक आ जाएंगी, शहरी साख समिति आ जाएगी, औद्योगिक श्रम समिति आ जाएगी। तो इसको तो मुख्य दो ही भाग में बांटा गया है, एक कृषि और एक गैर कृषि। जबकि जो हमारा कोऑपरेटिव नॉन क्रेडिट सोसाइटीज है इसको भी दो भाग में बांटा गया है, नंबर 1 कृषि है, नंबर 2 गैर कृषि। यानी इसको भी उसी प्रकार से बांटा गया है, कृषि और गैर कृषि में। फिर यहाँ पे आ जाएगा, कृषि में आता है विपणन आएगा, है ना। विपणन प्राथमिक भी होगा, केंद्रीय भी होगा, राज्य स्तर पर होगा और राष्ट्रीय स्तर पर। विधायन समिति होगा, सिंचाई होगा, गन्ना विकास है, पशुपालन है, दुग्ध आपूर्ति है, मछली पालन है, सहकारी खेती है, चीनी मिल है आदि है। और गैर कृषि में क्या क्या आ जाएगा, उपभोक्ता भंडार है, भंडार गृह है, परिवहन है, औद्योगिक है, गृह निर्माण है, हथकरघा बुनकर है, सूत कताई आदि है। तो ये आते हैं। ये पहला प्रश्न था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसे आप अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, हम आ चुके हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में ये भी आ चुका है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ नीड फॉर एग्रीकल्चरल क्रेडिट एनालाइज एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया। यानी भारतीय कृषि साख की पूर्ति के स्रोत। यानी जब कोई भी किसान, कोई भी व्यक्ति ऋण लेता है ना, तो जो है वो कहाँ कहाँ से कैसे ऋण प्राप्त कर सकता है। इसके लिए दो ही माध्यम होते हैं, एक होगा गैर संस्थागत स्रोत हो सकता है, एक संस्थागत स्रोत हो सकता है। गैर संस्थागत में क्या क्या है, साहूकार आ सकता है, देसी बैंकर आ सकता है। बनिया लोग जो साहूकार होते हैं उनसे हम लोग पैसा उधार ले लेते हैं, और जो भी हमारी बात होगी ब्याज पर देना है या कैसे, तो उनसे हम ऐसे ले लेते हैं। जबकि आपको संस्थागत स्रोत कैसे, जैसे सरकार से आप फंड ले सकते हो, सहकारी साख समितियों से आप ऋण ले सकते हो, व्यापारिक बैंक से आप ले सकते हैं, स्टेट बैंक से ले सकते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से ले सकते हैं, नाबार्ड से ले सकते हैं, निगम से ले सकते हैं। यानी ये सारे के सारे जो टाइप दिए गए हैं ये कैसे होते हैं, इंस्टीट्यूशनल सोर्स होते हैं, संस्थागत स्रोत होते हैं। और ये क्या होते हैं, गैर संस्थागत स्रोत। साख का मतलब होता है ऋण। आप पैसा किसी से उधार लेना चाह रहे हो तो आपको पैसा उधार कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो दो ही माध्यम हैं, एक तो आप संस्थागत तरीके से ले सकते हो, एक गैर संस्थागत से ले सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बुक कीपिंग से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई बुक कीपिंग। यानी जो बुक कीपिंग है इससे आप क्या समझते हैं। तो तिवारी के अकॉर्डिंग पहली परिभाषा है, क्या है, फार्म पर प्रत्येक आर्थिक व्यवहारों का व्यवस्थित रूप से लेखा जोखा या फिर रिकॉर्ड रखना क्या कहलाएगा, फार्म बुक कीपिंग कहलाएगा। फार्म बुक कीपिंग क्या है, फार्म पर प्रत्येक जो भी आपका फार्म है वहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ घटित होती हैं उन सभी का लेखा जोखा या रिकॉर्ड्स रखना ही क्या कहलाता है, फार्म बुक कीपिंग कहलाता है। कुल मिला के फार्म पर जो भी एक्टिविटीज़ होंगी
जो भी आर्थिक व्यवहार होंगे उनका विधिवत रूप से, व्यवस्थित रूप से जो लेखा जोखा होता है, जो रिकॉर्ड्स होता है, उसको क्या बोलते हैं? फार्म बुक कीपिंग। इसी को ही क्या बोल सकते हैं? फार्म का बही खाता भी बोल सकते हैं, या फार्म अकाउंटिंग भी इसको बोल सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी परिभाषा है, इसको आप याद कर लेना, ठीक है ना, कई बार एग्जाम्स में ये आता है। दूसरी परिभाषा किसने दी है? सी एस जैन के शब्दों में। सी एस जैन के शब्दों में परिभाषा क्या है? फार्म अभिलेखन कला तथा साथ ही विज्ञान भी है। जो फार्म है, एक तो ये अभिलेखन कला है, साथ ही साथ ये विज्ञान भी है, जिसके अंतर्गत फार्म संबंधी सभी आर्थिक लेन देन का नियमित व व्यवस्थित लेखा जोखा किया जाता है, जिससे फार्म व्यवसाय के स्वभाव और आर्थिक प्रभाव को किसी भी समय जाना जा सकता है। तो ये दो परिभाषाएं हैं बुक कीपिंग की, इसको आप याद कर लेना। बात करी जाएगी एडवांटेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फार्म रिकॉर्ड्स, यानी जो फार्म रिकॉर्ड्स है, फार्म का जो लेखा जोखा अभिलेख है, उससे क्या लाभ होता है, क्या एडवांटेज है। तो यहाँ पे नंबर 1 बात करी जाए गलतियों से बचाव, यानी जो भी एरर्स हो जाती हैं, जो भी जानकारी का अभाव होता है, तो उन सब से बचा जा सकता है। तो रिकॉर्ड से बहुत जानकारी मिलती है, तो गलतियाँ नहीं होती रिकॉर्ड से। नंबर 1 गलतियों से बचाओ। नंबर 2 आय व्यय की जानकारी, कितना आप एक्सपेंड कर रहे हैं फार्म पर और कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, इसकी भी जानकारी आपको मिल जाती है। व्यापार के मूल्यांकन में आसानी, और जो भी आप व्यापार जो धंधा कर रहे हैं उसको इवैल्यूएशन, उसका मूल्यांकन करने में आपको जो है आसानी हो जाती है, कितना लाभ हो रहा, कहाँ पे कितना खर्चा, इन चीज़ों की जानकारी हो जाती है। नेक्स्ट है फार्म के विभिन्न उद्यमों की तुलना, मतभेदों का शीघ्र निपटारा, जो भी आपके डाउट्स हैं उसका भी क्लियर यहाँ पे क्लेरिफाई किया जा सकता है, डाउट नहीं रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है दिवालिया होने पर शीघ्र निपटारे में सहायक, ठीक है ना। कोई कोई भी गड़बड़ी है, कोई भी दिक्कत है, तो वो वहाँ पे आप रिकॉर्ड्स के थ्रू आप आसानी से उसे निपटा सकते हैं। माल गुजारी तथा आयकर निर्धारण में सहायक, छल कपट तथा धोखेबाजी पर रोक, जो भी इस प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं उन सबसे निपटा जा सकता है। फार्म की आर्थिक दशा की जानकारी, ऋण प्राप्ति में सहायक और खेतों के ज्ञान में वृद्धि। तो ये सारे एडवांटेज होते हैं किसके भाई? फार्म रिकॉर्ड्स के। जो फार्म पर आप रिकॉर्ड्स जो रख रहे हैं, अभिलेख रख रहे हैं, लेखा जोखा रखे हैं, उससे ये सारे जो है बेनिफिट्स मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगेन आ चुका आपके बीच में। व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड वाई नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी नाबार्ड का प्रश्न परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसका पूरा नाम आपको आना चाहिए। इस बैंक का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। दूसरी बात आपको क्या आनी चाहिए? कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। और किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो समिति का नाम भी याद कर लो आप लोग, शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। देश की कृषि एवं ग्रामीण साख की आवश्यकताओं की पूर्ति में वृद्धि करने और विभिन्न साख संस्थाओं के कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए नाबार्ड की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के मंत्रिमंडल ने लिया था, यानी 1969 में जब चौधरी चरण सिंह का मंत्रिमंडल था, उस टाइम ये निर्णय लिया गया कि नाबार्ड की स्थापना की जानी चाहिए, जिसको श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार ने साकार रूप दिया। और इस प्रकार राष्ट्रीय जो नाबार्ड है, इसकी स्थापना कब हो गई? 12 जुलाई 1982 को, जिसने 15 जुलाई 1982 से जो है अपना काम वगैरह स्टार्ट कर दिया। अब बात करी जाएगी कि जो नाबार्ड है इसके मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं। तो नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? नंबर 1, ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए निवेश व उत्पादन देने वाली संस्थाओं को शीर्ष पुनर्वित्त एजेंसी के रूप में कार्य करना, यानी जो भी ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए काम करता है उसको फंड वगैरह फाइनेंस प्रोवाइड कराना, ये इसका काम होता है नाबार्ड का। पॉइंट नंबर 2, उन परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन करना जिनकी पुनर्वित्त व्यवस्था स्वयं नाबार्ड ने की हो। जो भी नाबार्ड के द्वारा जो भी इंस्टीट्यूट चलते हैं उनकी ये निगरानी और उनको फंड वगैरह ये सब प्रोवाइड कराने का काम करता है। कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यक्रम बनाने, शोध करने आदि के लिए बैंक को एक कोष की स्थापना की है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ।
एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट डू मीन बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी जो भारतीय स्टेट बैंक है इस पर टिप्पणी लिखिए। आपको प्रश्न ये पूछा गया था कई बार एग्जाम में, 2017 ही में आया था ये, तो आ सकता है। भारत में सर्वप्रथम 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई थी। जो इंडिया है सबसे पहले यहाँ पे 3 प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की गई थी। सन 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, यानी जो बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई 1806 में, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई थी। इन पर सरकार ने अपना नियंत्रण रखती थी। आगे चलकर 1921 में इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया और एक नई बैंक बना दी गई जिसका नाम क्या रख दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यानी बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इनकी स्थापना हुई थी अलग अलग टाइम में, लेकिन कुछ समय पश्चात 1921 में इन तीनों बैंकों को आपस में मिला दिया गया और एक नई बैंक का रूप नाम दे दिया गया जिसका नाम क्या है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण के बाद, यानी जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1 जुलाई 1955 को, और फिर इसका नाम भी चेंज कर दिया गया। तो राष्ट्रीयकरण जब हुआ था 1 जुलाई 1955 को, उसी टाइम जो इंपीरियल बैंक है इसका नाम चेंज कर दिया गया और नाम रख दिया गया भारतीय स्टेट बैंक, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये हैं स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, और कई प्रकार से इसके नाम से जाने लगी। मतलब जिस भी सिटी में है तो स्टेट बैंक, हैदराबाद जिस भी शहर में बैंक स्टेट बैंक की है वहाँ का नाम भी जुड़ गया। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न और इम्पोर्टेंट, इसे भी आप सही से पढ़ लेना क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। फाइनली हम आ चुके हैं एक और क्वेश्चंस की तरफ। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी स्टूडेंट ने भेजा था कि इस पर टिप्पणी सर बता दीजिए। तो भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। 5P ऑफ क्रेडिट, जो भी किसान क्रेडिट यानी जो साख ले रहा है, ऋण ले रहा है किसी संस्था से, तो 5P 5P आता है। इस 5P का मतलब क्या है, तो पहले P का मतलब क्या है, पर्पज़, यानी जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, वो लोन क्यों ले रहा है, वो पैसा उधार क्यों ले रहा है, कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य होना चाहिए, वो काम करने का कुछ उसका उद्देश्य होगा, कोई धंधा करना चाह रहा तभी तो ले रहा है। तो फर्स्ट P का मतलब हो गया पर्पज़, सेकेंड का मतलब हो जाएगा पर्सन, 3 का मतलब है प्रोडक्टिव प्लान, यानी जो धंधे के लिए जिसके लिए वो पैसा ले रहा है कुछ ना कुछ उसका उत्पादन संबंधी कुछ प्लान होगा। तो यहाँ पे पर्पज़ हो जाएगा फर्स्ट का, सेकंड का हो जाएगा पर्सन, थर्ड का हो जाएगा प्रोडक्टिव प्लान, और चौथा है पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, यानी जो वो पैसा ले रहा है और वो बैंक को चुका भी पाएगा कि नहीं चुका पाएगा, तो उसके जो है पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, कितनी किस्तों में वो पैसा देना चाह रहा है। और नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी, मान लीजिए वो बैंक से पैसा उधार ले रहा है, इसके लिए कुछ ना कुछ उसको सिक्योरिटी के रूप में भी कुछ ना कुछ बैंक के पास जमा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फार्म के लिए ऋण प्रस्ताव को अंतिम रूप देने से पहले उपयुक्त बातों पर सावधानीपूर्वक विचार कर लेना चाहिए। ये किसी ऋण प्रस्ताव की आर्थिक उपयुक्तता अर्थात शुद्धता को जांचने की कसौटियाँ कहलाती हैं। यानी अगर ये 500 P का मतलब समझ पा रहा है इंसान और 500 P उसके पास में अवेलेबल है, ये उद्देश्य हैं, तो निश्चित वो सक्सेस हो जाएगा। और इसी को ध्यान में रखकर बैंक जो है ऋण प्रोवाइड कराती है कस्टमर को, ठीक है। चलिए एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नैफेड। नैफेड क्या है, तो कृषि विपणन एक सहकारी संस्था होती है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम होता है नैफेड का, ठीक है। कृषि उपजों के विपणन हेतु सरकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर जो है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। तो नैफेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई जानकारी के साथ में। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।